जय हिंद दोस्तों। ट्रिपल आर गुरुकुल चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से नई सीरीज आपको हिस्ट्री में टॉपिक वाइज मिलेगी। आधुनिक भारत का इतिहास से मैं इतिहास चालू कर रहा हूं। आधुनिक भारत से इसलिए चालू कर रहा हूं क्योंकि जीएस का जब आप मार्जिन देखेंगे, जीएस में किसका, हिस्ट्री का मार्जिन 3-4 क्वेश्चन जो आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आधुनिक भारत से आते हैं। आधुनिक भारत क्या है? आधुनिक भारत कुछ इतिहासकार, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 से 1947 के बीच में जो विभिन्न विभिन्न घटनाएं घटी, इन्हीं घटनाओं को संकलित रूप ही आधुनिक भारत कहते हैं। कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं जो 1757 की क्रांति हुई या कहें जो विद्रोह हुआ 1947 के बीच में, जो ऐतिहासिक घटनाएं हुई, उस घटनाओं में गांधी जी का आगमन एक महत्वपूर्ण श्रृंखला आपके सामने में लेके आऊँगा। कुछ इतिहासकार इतना भी मानते हैं। मैं आपको इतिहास, आधुनिक इतिहास से पहले जो यूरोपीय व्यक्ति या कंपनियां जो भारत में आई उसके क्रम से स्टार्ट करूंगा। ये सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है, आप इस संदर्भ से देखिए। या मैं इस सीरीज में जितने भी फैक्ट बताऊंगा आप एक बार मिलान कर लीजिए, कहीं भी मिलान कर लीजिएगा कि इससे पहले या तो वो आए हुए हैं या आप जो आगामी परीक्षाएं देंगे वो कहीं ना कहीं आपसे टकराएंगे। आपका जो फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन होने वाला है वो आपसे छूटे ना इस श्रृंखला से। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, यूरोपीय कंपनियों का श्रृंखला क्या है, यूरोपीय कंपनियां कौन कौन कंपनियां पहले आई या कौन कौन व्यक्ति उस देश से पहले आए, तो देखते हैं। पहला जो है यूरोपीय कंपनियों में या यूरोपीय व्यक्ति में जो पहला जो देश है वो है पुर्तगाल। भारत में पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगाल देश से या पुर्तगाली कहें। दूसरा जो है आपका हम बता दें वो है डच। कौन है? डच है। और तीसरा जो आपका जो आए व्यक्ति यूरोपीय थे वो थे अंग्रेज। अंग्रेजों ने तो पूरे इतिहास में एक, आप पूरा अंग्रेजों का पूरा इतिहास देखते हैं 1947 तक का इतिहास आप कभी पढ़ेंगे, अभी आपके जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें अंग्रेजों का एक अहम रोल है भारतीय आधुनिक इतिहास में। चौथा है आपका डेन लोग आए। डेन बहुत ज़्यादा सतर्क नहीं थे, लेकिन अभी आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी मैं आपको लिख दूंगा। फिर आते हैं फ्रांसीसी। फ्रांसीसी फ्रांसीसी भी उतना ज़्यादा प्रभाव तो नहीं, क्योंकि अंग्रेज जब तक फ्रांसीसी एक्टिव होते हैं, अंग्रेजों ने अपना पूरा छाप भारत के इतिहास में, आधुनिक इतिहास में छाप एक बना ली थी, ताकतवर हो गए थे। चलिए ये सब तो बहुत ज़्यादा विस्तृत हो जाएगा, मैं फैक्चुअल ही आपको बताऊंगा। तो आपके दिमाग में पहला जो प्रश्न कभी बन सकता है वो है पहले जो यूरोपीय व्यक्ति या कंपनियां जो आई वो आई पहले पुर्तगाली, दूसरा डच, तीसरा अंग्रेज, चौथा डेन और पांचवा फ्रांसीसी। ये क्रम आपको याद होना चाहिए। तो अब पुर्तगाल की बात करते हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि पुर्तगालियों में जो पहले व्यक्ति जो आया वो था, आपने नाम सुना होगा, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा पुर्तगाल से आया। ये आपके सामने एक मैप लगा है, इस मैप में आपको दिख रहा होगा कि ये यूरोप है। और याद रखिएगा यहीं पे यूरोप के बीच, यूरोप और अफ्रीका के बीच में मेडिटेरियन सी है। मेडिटेरियन सी जो है वो मध्य सागर, ये भी कभी कभी आपसे पूछ लेता है ज्योग्राफी का, लेकिन मैं आपको यहाँ भी बता दूं कि मेडिटेरियन सी का रोल क्या है, जो यूरोपीय महाद्वीप को अफ्रीकी महाद्वीप से अलग करती है। दूसरा मेडिटेरियन, यहाँ आप पुर्तगाल देख रहे हैं, यहीं जस्ट नीचे देखिएगा वहाँ पे एक है जिब्राल्टर संधि। उस संधि में दो समुद्र, एक है मेडिटेरियन सी, दूसरा है अटलांटिक सी। एक छोटा सा गैप है 14 किलोमीटर का, उस जल संधि को भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ से पुर्तगाली जो वास्को डी गामा था यहाँ से चला केप ऑफ गुड पे, यहाँ केप ऑफ गुड होप पे आया, अफ्रीका आया। अफ्रीका में ही उसकी एक मुलाकात होती है अहमद इब्न माजिद, ये गुजराती था, व्यापारी था। यहाँ से फिर ये आए भारत। भारत में कहाँ पहुँचे? कलिकट। कलिकट में याद रखिएगा डेट क्या था, डेट कभी पूछ लेता है, तो वो डेट था जो आपका वास्को डी गामा का जो डेट था, तो भारत में वो पहुँचा, तो वो डेट था 20 मई 1498। ठीक है, 20 मई 1498 वो भारत पहुंचता है। अब भारत में कहाँ पहुंचता है? कलिकट। अब ये कलिकट कहाँ है, मैं आपको बाकायदा मैप में दिखाता चल रहा हूँ कि कलिकट है कहाँ। ये देखिए, ये हमारा वर्तमान का राज्य है केरल। केरल दक्षिण भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। ज्योग्राफी में आप इलायची की पहाड़ियाँ वगैरह जब आप पढ़ेंगे पश्चिमी घाट पे, तो आप देखेंगे कि केरल का जो इम्पोर्टेंस वर्तमान में भी बहुत है, उस समय भी था। तो यहाँ यू कलिकट यहाँ पड़ेगा आपका। ठीक है, मैं आपको बता दूं यहाँ वो आया। ये मैप में भी मैं आपको साथ में मैप में इसलिए लेके चल रहा हूँ कि जो
आपका दो दिमाग में मैप बने, वो एकदम क्लियर है कि कलिकट है कहाँ, आपको ढूंढना ना पड़े। तो आप एक चीज़ याद रखिए, कलिकट केरल में है, ये आपको फैक्ट याद होना चाहिए। दूसरा जो है आपका यात्री इब्न माजिद। इब्न माजिद कौन था? एक व्यापारी था जो गुजरात का था। उसने ही वास्को डी गामा को यहाँ तक आने में सहायता की। वास्को डी गामा जब भारत पहुँचता है तो उसका जो स्वागत है वहाँ के हिंदू राजाएं थे, जमोरिन एक पद होता है, जैसे सम्राट, शहंशाह, ऐसे जमोरिन एक पद है, लेकिन उसका नाम जो था वो समुद्री था। क्या था? समुद्री था। जमोरिन समुद्री, ये जमोरिन था। इसने जो है वास्को डी गामा का स्वागत किया। का वो डेट क्या थी? 20 मई 1498। ये आपको तो पता ही चल गया होगा। इस डेट को उसने मतलब वो भारत में आया। भारत में आने के बाद इस राजा ने स्वागत किया, और जब वो वापस गया, कब गया? वापस जब गया वो, तो उसने यहाँ से मसाले आदि लेके बहुत मुनाफा कमाया। कहा जाता 60 गुना मुनाफा कमाया था। ठीक है, तो वास्को डी गामा 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। दूसरा है 1505 में, अब पुर्तगाली जब ये वहाँ पे पहुँच गया, पुर्तगाल में जब पहुँचा, वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ के शासक ने या जो वहाँ का शासन था उससे बहुत प्रभावित हुए, और जो उनका भेजने का उद्देश्य था कि वहाँ पे जैसे वास्को डी गामा जाए तो अपने धर्म का प्रचार करे, ईसाइयों का प्रचार करे, ये जो मैनिफेस्टो लेके वहाँ के शासक ने दूसरा जो व्यक्ति भेजा वो था अल्मीड़ा। अल्मीड़ा को वायसराय या गवर्नर के रूप में भी भेजा गया भारत में। और अल्मीड़ा के बारे में कहा जाता है, अल्मीड़ा ही वो पहला था जिसने नीति लाई समुद्र में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने के लिए। उसे शांत या नीला जल केंद्र समुद्र में स्थापित किया। ये भी आपको ध्यान रखना है कि व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर। कब आया अल्मीड़ा? 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर बन के आया। तो अल्मीड़ा के बारे में आप ये ध्यान दीजिए, कब आया अल्मीड़ा? जो आया आपका वो आया 1505 में। 1505 में आया, और उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था हिंद महासागर में व्यापारिक केंद्र को मजबूत करना या स्थापित करना, कि वहाँ से अच्छा। आप लोग ये भी ध्यान रखिए कि जो यूरोपीय थे उससे पहले जो इधर जो प्रभाव था वो अरबों का था। अरब के जो राजा होते थे, वहाँ से जो व्यापारी आते थे इधर अपना व्यापार स्थापित करते थे भारत की तरफ, दक्षिण भारत में। तो जब ये आए तो टकराव की स्थिति भी उत्पन्न होने लगी। ऐसी दशा में अल्मीड़ा ने नीतियाँ बनाने, उसको इसी उद्देश्य से भेजा ही गया था कि पुर्तगाली साम्राज्य का जो व्यापारिक हित हो वो बहुत बढ़ चढ़ जाए हिंद महासागर में। तो अल्मीड़ा ने ब्लू वाटर पॉलिसी लाई, ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आया, और इसने एक युद्ध भी लड़ा, ब्लू वाटर पॉलिसी। ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? इसमें इसने महत्वपूर्ण केंद्र स्थापित किया कि इस नीति के अंदर कोई भी जो व्यापार करेगा उसको हमको रोकना है, अपने व्यापार को बढ़ाना है। अल्मीड़ा ने ही जो है नीला जल की नीति का प्रतिपादन भी किया। अल्मीड़ा ने 2 युद्ध भी लड़ा। कब कब लड़ा मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ कि अल्मीड़ा ने कब युद्ध लड़ा। अल्मीड़ा ने जो चोल का युद्ध, आप लोगों ने सुना होगा, चोल का युद्ध एक हुआ था 1508 में। इसमें अल्मीड़ा और मिस्र की सेना थी, और इसमें जो था तुर्की की सेना थी, और 2-3 सेनाएं थी। उनके विरुद्ध अल्मीड़ा ने युद्ध लड़ा, और अल्मीड़ा बहुत बुरी तरह से हार भी गया। लेकिन ये प्रथम चोल का युद्ध था, और द्वितीय जो चोल का युद्ध था, फिर इन्हीं सेनाओं के बीच इसके बीच युद्ध हुआ 1509 में, और अल्मीड़ा जो है विजयी हुआ। लेकिन यहाँ से जो अल्मीड़ा ने साबित किया कि वायसराय वो किस लिए बन के आया था। अब इसके बाद जो दूसरा यूरोपीय पुर्तगाली वायसराय बन के आया वो था अलब्रुक। कौन था? अलब्रुक जो था वो दूसरा बन के आया। इसको ही वास्तविक पुर्तगाली साम्राज्य का स्थापना माना जाता है, अलब्रुक को ही माना जाता है। अलब्रुक जो था वो अल्मीड़ा के बाद आया, और अलब्रुक ने ही 1510 में
1511 में महत्वपूर्ण घटनाएं उसने जो है अलग अलग शासकों के साथ की, जिसमें बीजापुर हो, अभी मैं आपको लिख के पूरा समझा ही दूंगा। चलिए, अल्मीड़ा के बाद अल्फांसो द अलब्रुक 1509 में भारत में आया और उसने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। अब जब अल्मीड़ा भारत में आया 1509 में वायसराय बना, तो उसी समय ही दक्षिण भारत में कर्नाटक में कहें या बहुत तगड़ा शासक था उस समय कृष्णदेव राय। ये बहुत ताकतवर शासक था। इसने ही कहीं ना कहीं पुर्तगालियों से इसके संबंध अच्छे थे और उसको बढ़ाया चढ़ाया उसने। और जो ये आपका है अब्दुल यूसुफ आदिल शाह से इसका युद्ध हुआ और अल्मीड़ा के बाद जो है अलब्रुक ने 1510 में बीजापुर के शासक से गोवा छीन लिया। गोवा बहुत महत्वपूर्ण रहता है पुर्तगालियों से। अब आपसे कभी वर्तमान में जब भी देख रहे होंगे पुर्तगालियों में, चाहे समान नागरिक संहिता हो, यही सब पुर्तगालियों की देन है। आप ये भी ध्यान रखिएगा कि उस समय पुर्तगाली बहुत ज़्यादा सोचते थे। ठीक है, अब इसमें देखते हैं पुर्तगाली अलब्रुक के बारे में। हम लोग 2-3 पॉइंट बहुत ज़्यादा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसको लाल समुद्र का शेर भी कहा जाता है। इसने 1509 में, याद रखिएगा 1509 में ये जो है गवर्नर बनकर आया, ये आपको याद रखना है। 1510 में इसने क्या किया, 1510 में गोवा इसने आदिल शाह से जीत लिया। फिर आपको तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है, तीसरा पॉइंट याद रखना है 1511 में, ये इम्पॉर्टेंट है, मलक्का की जनसंधि। मलक्का बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र होने वाला था, या वहाँ से व्यापार होते थे, जहाज़ें जाती थी, वहाँ पे इसने केंद्र। अब आप सोचिए दक्षिण पूर्व में इसने कितना तगड़ा इसकी नौसेना रही होगी कि इसने वहाँ तक कब्जा कर लिया। अब मैं आपको मलक्का की जलसंधि दिखा देता हूँ। मलक्का की जलसंधि आपकी यहाँ पड़ेगी, इस नक्शे में नहीं है फिलहाल, लेकिन मैं आपको दूसरे नक्शे में, यहाँ आप ये मानिए कि ये इस साइड में मलक्का की जलसंधि एक दक्षिण चीन सागर और अंडमान सागर को जोड़ती है, ये याद रखिएगा आप लोग। ये 1511 में इसने क्या किया कि 1511 में इसने जो है मलक्का पर अधिकार कर लिया। ठीक है, मलक्का जलसंधि पर इसने कब्जा कर लिया है। और इसने और क्या किया, इसने दुर्गों का भी निर्माण किया। ये अलब्रुक 1509 में गवर्नर बन के आया, इससे पहले भी 1502 में ये आ चुका था। ये आया था यात्री बन के, लेकिन 1509 में इसको क्या बना दिया गया, 1509 में इसको गवर्नर बनकर आया। लेकिन इस गवर्नर बनने में इसने गोवा को जीता, मलक्का जलसंधि और फारस की खाड़ी, याद रखिएगा फारस की खाड़ी, क्या फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी में एक हारमुज जल संधि है। क्या है हारमुज, जब वहाँ से भी व्यापार हो, इसने वहाँ भी कब्जा कर लिया। हारमुज पे भी इसका कब्जा हो गया। हारमुज जो है यहाँ पे है आपका, हारमुज जो आपको मिलेगा, ये देखिए ये पोर्शन, ये हारमुज है, यहाँ पे अलब्रुक ने कब्जा कर लिया। और हारमुज ही इधर फारस की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी है और अरबियन सी है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये भी कभी कभार ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अलब्रुक और क्या था, अलब्रुक ने ही जो है आगे जो है इसको लाल समुद्र का वो भी कहा, शेर भी कहा जाता है। और अलब्रुक को इसलिए भी याद किया जाता है कि वास्तविक पुर्तगाली शासक, मतलब शासन अपना व्यवस्था वहाँ पे बनाया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, ये देखिए 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। अलब्रुज के बाद प्रमुख गवर्नरों में से नीनो डी कुना था। ये 1529 से 1538 तक गवर्नर रहा। ये पॉइंट भी आपको याद रखना पड़ेगा। अभी जो पुर्तगालियों के बारे में और भी कुछ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। फिलहाल अब कलिकट आपने देख ही लिया, रिवीजन कर ले रहे हैं। और पुर्तगाली जो आए कहाँ से आए थे, पुर्तगाल यहाँ है यूरोप से। और उसके जस्ट नीचे आप जिब्राल्टर की संधि भी देख सकते हैं। इधर है अटलांटिक सागर, इधर है मेडिटेरियन सी, यहाँ से केप ऑफ गुड होप भी ध्यान रखिएगा, ये कभी कभार क्वेश्चन में पूछता है। यहाँ से ये फिर कलिकट, यहाँ कलिकट पे आए। ठीक है, उसके बाद हमने अलब्रुक के बारे में बताया।
अलब्रुक क्या था, अलब्रुक जो 1509 में गवर्नर बन के आया, फिर 1510 में गोवा इसने जीता, 1511 में मलक्का जल संधि है उस पर कब्जा किया, 1515 में हारमुज जल संधि जो बहुत ज़्यादा व्यापार वहाँ से होता था, कंट्रोल करने के लिए भी वहाँ उसने कब्जा किया। ठीक है, और सबसे लास्ट को कौन सा गवर्नर था, वो था 1529 से 38 तक, क्या था, नीनो डी कुनाट। ठीक है, ये अभी तक जो सबसे इम्पोर्टेंट गवर्नर या वायसराय जो भारत में आए उनका एक क्रम था। अब इसके बाद हम लोग उनकी फैक्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, और उसी काल पीरियड में भी और कई घटनाएं घट रही थी। कई अन्य देशों के यात्री भी कुछ दूसरे समुद्र के रास्ते देशों का खोज कर रहे थे, उसमें से चाहे कोलंबस हो, कैप्टन कुक हो, या तस्मानिया को खोजने वाले तस्मान हो। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा यहाँ से। जैसे आप देखते होंगे क्वेश्चन यहाँ लिख दिया जाएगा देश, क्या लिख दिया जाएगा, आप देखते हैं देश और खोजकर्ता का नाम, खोजकर्ता का नाम। मैं आपको एक शॉर्टकट बता दे रहा हूँ, इस तरह से आप भी अपना लिख के याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया भारत, तो भारत को जो समुद्री यात्रा है वो किसने खोजा, वास्को डी गामा। कौन था, वास्को डी गामा। ठीक है, फिर दूसरा है जो आपका कैप्टन कुक ने क्या खोजा, कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया, क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को खोजने वाला कौन था, कैप्टन कुक था, कैप्टन कुक था। और उसके बाद फिर आप इतिहास में पढ़ेंगे जो समुद्री रास्ता खोजा गया, उसमें भी बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो था कोलंबस। कोलंबस ने अमेरिका की समुद्री रास्ता की खोज की। कोलंबस जो मूल निवासी था वो था इटली का। इसके साथ एक चीज़ ये है कि इटली का ये मूल निवासी था, लेकिन इसको जो वित्त दिया, मतलब जिसने पैसा दिया, इसका सपोर्ट किया, वो देश था आपका, कौन सा देश था, आपने पढ़ा होगा, स्पेन था। क्या था, तो अब जैसे वास्को डी गामा आपका कहाँ का है, पुर्तगाल, ये भी याद रखना है आपको, पुर्तगाल। कैप्टन कुक कहाँ का है आपका, ब्रिटेन, कहाँ है, ब्रिटेन। और कोलंबस कहाँ का था आपका, चलिए मैंने आपको बताया है, कोलंबस आपका कहाँ था, कोलंबस आपका था इटली का। लेकिन सपोर्ट किसने दिया, इनको सपोर्ट दिया स्पेन ने, पैसा दिया, साधन दिया कि आप जाइए, खोज, आप अपनी यात्रा चालू रखिए। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको यहाँ तक याद रखना है, इससे ज़्यादा नहीं याद रखना है। कहाँ का खोजकर्ता कौन है, वो कहाँ का रहने वाला था, बस इतना, और क्या क्या खोजा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अभी पुर्तगाली जो है फैक्ट्रियाँ भी लगाई, पुर्तगालों ने क्या लगाई, दुर्ग बनाए, फैक्ट्री लगाई। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछता भी है कि ये बताइए पुर्तगाली या पुर्तगालियों के शासन में प्रथम दुर्ग, या कहे भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग का निर्माण किसने कराया था, अलब्रुक ने कराया था। प्रथम दुर्ग किसका रहेगा, पुर्तगाली या यूरोपियों का। यूरोपियों में जैसे कौन कौन आया था भारत में, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इन दोनों का सबसे सटीक जो है, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है आपको कि अंग्रेज थे, नहीं, अंग्रेज नहीं थे। जो यूरोपियों में आए वो पहले आए पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और डेन फ्रांसीसी। इन सब में सबसे पहले किसने दुर्ग बनवाया, तो दुर्ग पुर्तगालियों ने बनाया था। और पुर्तगालियों में कौन सा वायसराय था, वो वायसराय था आपका अलब्रुक। ठीक है, ये भी आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। इसमें मैं बहुत ज़्यादा लेंदी आपको नहीं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाने तो बहुत विस्तृत है, उतना आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपका क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट है, जितना क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। 8-10 क्वेश्चन अभी मैं इसी में से आपसे, इसके बाद में आपसे क्वेश्चन भी कराऊंगा, वो नेक्स्ट सेशन में इसका पूरा क्वेश्चन ही रहेगा आपके बारे में, यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में, यात्रियों के आगमन के बारे में पूरा क्वेश्चन कराऊंगा। पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के बाद आपको टेस्ट कहेंगे तो टेस्ट सीरीज भी आपको, इसका जो जितना PDF रहेगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब अलब्रुक जो था,
अच्छा, जो फैक्ट्री थी या जो दुर्ग था वो कहाँ पे था? वो दुर्ग था कोचीन में। कहाँ था? एक सेकेंड, कोचीन में था। इसको भी याद रखिए, कोचीन में था। और ये कब था? 1503 में। ठीक है, 1503 में था, लेकिन ये वायसराय जब बना था 1509 में बना था। ठीक है, अब उसके बाद इसने जो है और भी दुर्ग, जो पुर्तगालियों का अन्य जो दुर्ग था वो कहाँ कहाँ पे था? पुर्तगालियों का अन्य दुर्ग, जो दुर्ग था मतलब किला था, ऐसा मानिए, अल्मीड़ा ने जो बनाया था, अल्मीड़ा जब था उसने भी बनवाया था। कहाँ बनवाया था? 1505 में बनवाया था, अज्जीदीव और कन्नौर में। कहाँ कहाँ? अज्जीदीव, अज्जीदीव और कन्नौर, कन्नौर। ठीक है, समझ में आया? तो अब आपने क्या, पहला दुर्ग किसने बनवाया? यूरोपियों में सबसे पहले पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों 1503 में कौन बनवाया था? बनवाया था किसने? अलब्रुक ने। लेकिन अल्मीड़ा ने भी 2 बनवाए थे, अजीदी और कन्नौर में। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। ये मैंने आपको बता दिया था। मध्यकाल की बात हो रही है। ठीक है, मध्यकाल जो आधुनिक भारत इतिहास होने से पहले की बात हो रही है। ठीक है, बाद में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम, ये भी मैंने आपको बता दिया। पहले पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी। लास्ट में सबसे फ्रांसीसी है और सबसे पहले पुर्तगाली। ठीक है, भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए। और कब गए? 1498 में पुर्तगाली आए, लेकिन गए कब? सबसे आखिरी में 1961 में गए। अब आपके दिमाग में 1961 में गए, जब भारत आज़ाद होने के बाद। अब इसमें आपको 2 चीज़ याद रखना है कि उस समय वायसराय कौन था, उस समय वायसराय कौन था। और याद रखना है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय पुर्तगाली वायसराय कौन था, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। 2 पॉइंट फैक्चुअल पॉइंट हैं। ये पॉइंट कभी ना कभी आपसे टकराएंगे, हो सकता है आगामी में या उससे आगामी में। ठीक है, और आए हुए क्वेश्चन भी हैं। तो जो 1498 में पुर्तगाली आए, 1961 में गए। लेकिन जब गए तो उस समय कौन सा पुर्तगाली गवर्नर जनरल था? मैनुअल एंटोनियो वासालो डी वसालो ये सिल्वा था। ठीक है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, मैनुअल एंटोनियो वसालो ये सिल्वा। ठीक है, अब भारत के स्वतंत्रता के समय, भारत जब आज़ाद हो रहा था, तो उस समय कौन था गवर्नर जनरल? जोसो, लिख दे रहा हूं आपको, जब भारत आज़ाद हो रहा था तो जो गवर्नर था वो कौन था? वो था जोसो फेरेरा बोसा, बोसा ये था। ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय जो पुर्तगाली गवर्नर था वो जोसो फेरेरा बोसा था। ठीक है, उसके बाद यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में समझौता स्थापित किए। पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन। अब यहाँ फैक्ट्री की बात हो रही है कि कब कब पुर्तगालियों ने फैक्ट्री कहाँ कहाँ लगाई। तो हम लोग फैक्ट्री के बारे में देख रहे हैं। पुर्तगाली फैक्ट्री कि पुर्तगालियों ने कहाँ कहाँ फैक्ट्री लगाई। ठीक है, पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? पहली फैक्ट्री जो इन्होंने लगाई वो लगाई कोचीन में। कहाँ? 1503 कोचीन। ठीक है, पहली फैक्ट्री कोचीन में। और दूसरी फैक्ट्री कहाँ लगाई? 1505 में। 1505 में ये कहाँ पे लगाई? ये लगाई कन्नूर, कन्नूर। ठीक है, पहली फैक्ट्री कोचीन, दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए आपके। उसके बाद 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद से सतगांव चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। अब ये सतगांव चटगांव कहाँ है? सतगांव चटगांव जो है आपका वो पड़ेगा बंगाल में, यहाँ पे। ठीक है, पहले एक हुआ करता था, तो यहाँ आपका सतगांव चटगांव पड़ेगा। इसी में आप देखेंगे कि यहाँ पे ही आने वाले टाइम में पुर्तगालियों ने समुद्री लुटेरों का काम किया। मतलब व्यापारिक, जो भी अन्य व्यापारी होते थे उनको लूट लेते थे ये लोग। और फिर उसके बाद औरंगजेब का भी रोल आता है। अभी मैं आपको कि जो मुगल थे उस समय
जब पुर्तगालियों का अत होने लगा तो औरंगजेब ने क्या किया, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ये भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल RRR गुरुकुल में मिल जाएगा, ठीक है। तो सतगांव चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने में प्राप्त कर ली। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। वही मैं आपसे कह रहा था, ये हुगली कहाँ है, हुगली भी आपका बंगाल में ही पड़ेगा। वहां से पुर्तगालियों ने एक कंट्रोल रूम टाइप अपना स्थापित कर लिया, वहां से वो कंट्रोल करके क्या करते थे, लूटपाट का काम करते थे, ठीक है। फिर 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से क्यों नष्ट कर दिया, कि इन्होंने बहुत अति कर दी थी। मैं अभी आपसे बता रहा था कि शाहजहां ने 1632 में बंगाल में क्या किया, वहाँ से जितनी भी पुर्तगाली बस्तियाँ थीं उनको नष्ट करना चालू, इसलिए नष्ट करना चालू किया गया कि ये लोग वहाँ से वर्चस्व कायम करने लगे थे, लूटपाट का काम करने लगे थे, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इनका मेन थीम था, उन्होंने कन्वर्जन भी चालू कर दिया था। अलब्रुक था, उसने अपने यहाँ संख्या बढ़ाने के लिए, पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाने के लिए भारत में क्या किया, कभी कभी मान लीजिए आपको एक दो पॉइंट में पूछ लिए कि उन्होंने क्या किया, उसने कहा कि आप लोग पुर्तगाली जो जितने लोग थे उनसे कहा कि हिंदू जो औरतें हैं उनसे शादी करिए और बच्चे पैदा करिए ताकि पुर्तगालियों की संख्या बढ़े, ठीक है। और यहाँ पे शाहजहां ने ये भनक कर ली कि ईसाई मिशनरियाँ भी बहुत काम करने लगी, ईसाई लोग जो कन्वर्जन रेट भी बढ़ने लगा, तो शाहजहां बहुत नाराज हुआ इससे। इसने क्या किया, इसने अपने सेनापति को भेज के जितना पुर्तगाली वहाँ पे बस्तियाँ थी उनको नष्ट कर दिया या भगा दिया। और लगभग ये भी बताया जाता है कि 3000 से लेकर 4000 के बीच में पुर्तगाली जो वहाँ थे वहाँ से मार दिए गए या भगा दिए गए, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख, कासिम बाजार वहाँ बहुत महत्वपूर्ण मार्केट हुआ करता था, बंगाल में है ये कासिम बाजार, ठीक है। जाप चारनाक ने अंग्रेज के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर, कहाँ अंग्रेजों के व्यापार के लिए कहाँ स्थान अब चेंज कर रहा है, वो कहाँ कर रहा है, वो सूतरनोती अथवा सुतनोती कलकत्ता का स्थल को चुना। अब कलकत्ता में इतना सब मामला जो हुआ पुर्तगालियों के साथ, अंग्रेज भी डर गए, उन्होंने अपना जगह क्या है चेंज करने की कोशिश की, जो पहले जहाँ व्यापार कर रहे थे वहाँ से हट के वो कहाँ शिफ्ट हो रहे थे, कलकत्ता। और कासिम बाजार का जो प्रमुख था, फैक्ट्री प्रमुख था जाप चारनाक, के भी याद रखिएगा, ठीक है। और आपका जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 सूत्रपात हुई। ये ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी ब्रिटेन की थी, और इसमें जो है लगभग 219 या 20 के आसपास लोग थे, ये व्यापारिक लोग थे, क्या थे, व्यापारी लोग थे। इन्होंने एक बैठक ऑर्गेनाइज की और पूंजी इनके पास जो थी 30,130 पाउंड था। इतने पैसे में ये लोग वहाँ पे क्या करना चाहते थे, एक कंपनी बनाना चाहते थे, लेकिन कंपनी बनाने और व्यापार करने के बीच में इनको जो परमिशन लेनी थी वो क्वीन एलिजाबेथ से लेनी थी। उस समय वहाँ की महारानी थी, अंग्रेज और महारानी थी, ब्रिटेन की महारानी थी, उनसे परमिशन लेनी थी। और ये कब की बात हो रही, 1599 की बात हो रही है, ठीक है। और ब्रिटिश क्राउन के सामने जब इतना पैसे और इतना लोग, लगभग इतना व्यापारी थे, इतने व्यापारी और इतना पैसे लेके गए, तो 1599 में ये काम नहीं हो पाया क्योंकि इनका बजट थोड़ा कम था और भी कई इश्यूज थे। उसके बाद जब 31 दिसंबर 1600 में इनको परमिशन एलिजाबेथ से मिलती है, ब्रिटिश महारानी ने उन्हें द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ द लंदन ट्रेडिंग इनटू टू द ईस्ट इंडीज, प्रथम गवर्नर थॉमस के नाम से परमिशन दे दी। और इन्होंने अपना पूंजी उस समय क्या है बढ़ा लिया था। पूंजी कितना कर लिया, पहले 30 था, फिर 68,373 पाउंड कर लिया। इतने में इनकी कंपनी बन गई और परमिशन भी किससे मिल गया, कंपनी एलिजाबेथ से परमिशन भी मिल गया, महारानी एलिजाबेथ से मिल गया। उसके बाद उस समय आपसे कभी पूछ भी लिया जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था, प्रथम गवर्नर ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन था, तो वो कौन था,
थॉमस स्मिथ, याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम जो गवर्नर था वो था थॉमस स्मिथ। ये याद रखिएगा आप। और ये कब था? 1600 में, जब परमिशन मिला था महारानी एलिजाबेथ से। ठीक है, ये उम्मीद है आपको इतना फैक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और किस नाम से दिया था परमिशन? वो कंपनी था दी कंपनी एंड दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी। ठीक है, उसके बाद भारत में क्या हो रहा था जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी? तो आपसे कभी पूछ लिया जाए कि भारत में शासक कौन था, तो आप क्या बताएंगे? उस समय किसका शासन था? जो भारत की मुख्य पृष्ठभूमि थी, या मध्य या उत्तरी क्षेत्र, भारत वर्तमान का उत्तरी क्षेत्र में या मध्य क्षेत्र में किसका शासन था? तो उस समय शासन था मुगलों का था। और मुगल के में कौन था? अकबर। अब आप कार्यकाल देखते रहिए, अकबर का जो कार्यकाल था उसी के समय ही, अकबर का कार्यकाल कितना है? 1556 से 1605। और ईस्ट इंडिया कंपनी कब बन रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी जो बन रही है वो 1600 में बन रही है। और ईस्ट इंडिया कंपनी अभी जब आएगी तो उस समय राजा कौन था? पहली बार वो उस समय भी मुगल थे। ठीक है, मुगल में कौन थे? अकबर ही था। ठीक है, तो 2-3 फैक्ट आपको, पहले आपने क्या सीखा? ईस्ट इंडिया कंपनी पे इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि आने वाले टाइम में जब ब्रिटिश क्राउन शासन अपने हाथ में लेगा आधुनिक भारत में, उससे पहले के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या क्या किया, आपको इतना तो फैक्ट याद ही करना पड़ेगा कि गवर्नर कौन था, सबसे महत्वपूर्ण कंपनी गवर्नर क्या था, क्या कंपनी ने क्या क्या, कब कंपनी ने शासन ब्रिटिश क्राउन को सौंपा, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अकबर उस समय था और शासन भारत में अकबर का था, और वहाँ पे एलिजाबेथ का था, महारानी एलिजाबेथ का था। ठीक है, अब आपको ये भी ध्यान रखने पड़ेगा, क्या कोई और भी कंपनी को परमिशन मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी से? हाँ, मिला था। वो कंपनी कौन थी? वो कंपनी थी लिबेंट कंपनी। कौन थी? लिबेंट कंपनी थी। लेकिन लिबेंट कंपनी जो थी उसको समुद्री स्थल से जाने का परमिशन नहीं मिला था, उसको स्थलीय मार्ग से जाने का परमिशन, व्यापार करने का भारत से, या ईस्ट इंडीज जो वर्तमान में भारत कहाँ पे है? ईस्ट में पड़ता है, तो ईस्ट के देशों से करने का परमिशन मिला था। लिबेंट कंपनी थी, ये भी आप लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा जो आपका आता है जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सर्वप्रथम 1611 में मछलीपट्टनम मतलब मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया। किसके शासनकाल में? जहांगीर। अंग्रेज कब आए? 1600 में, लगभग 1600 में आ गए भारत में। इनको अब अपना व्यापार स्थापित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फैक्ट्री तो लगानी पड़ेगी। तो फैक्ट्री पहले कहाँ? अस्थायी फैक्ट्री कहाँ मिले परमिशन? वो मिला जहांगीर के शासनकाल में। ये मुगल सम्राट था उस समय जब इनको परमिशन मिला। और कहाँ मिला? 1611 में। कहाँ पे? मछलीपट्टनम या मुसलीपट्टनम। अब ये कहाँ है मछलीपट्टनम? वर्तमान में कहाँ है? आपके दिमाग में जीएस पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि एक स्टेप आप पढ़ रहे हैं तो 2 स्टेप आप सोचिए। अगर मैं आपके यहाँ मछलीपट्टनम कह रहा हूँ तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि मछली या मुसलीपट्टनम है कहाँ? तो वो है बच्चों आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कहाँ पड़ेगा। ये पड़ेगा आपका आंध्र प्रदेश, यहाँ है। यहीं पे मछली या मुसलीपट्टनम पहले बोला जाता था, यहीं पड़ता था। और यहीं पे ही मुगल सम्राट शाहजहां ने जहांगीर ने सबसे पहले इनको अस्थायी कारखाना स्थापित करने का परमिशन दिया। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि जब अस्थायी परमिशन मिला, इन्होंने अस्थायी पहले 1611 में अपना फैक्ट्री कारखाना स्थापित किया, तो अस्थायी कहाँ किया? ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। तो इन्होंने जो अस्थायी किया, इसी के जस्ट 2 साल बाद, कब? 2 साल बाद ही कहाँ? सूरत में। सूरत में अस्थायी कारखाना
लगाया। ठीक है, कौन लगाया? अंग्रेज लगाए, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे कारखाना लगाया, अस्थाई कारखाना 1613 सूरत में लगाया। ठीक है, और ये प्रथम अस्थाई कारखाना था सूरत में। अब और कौन कौन कारखाना लगाया ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि अंग्रेजों ने लगाया तो इसके साथ कौन कौन और कौन कौन से यूरोपीय जो कंपनियां थी उन्होंने लगाया। वो लगाया आपका, लगाए डचों द्वारा भी लगाया गया। डच कब लगाए? डचों ने लगाया 1616 में। फ्रांसीसी ने कब लगाया? फ्रांसीसी ने भी लगाया 1668 में। और अंग्रेजों ने कब लगाया? अंग्रेजों ने, हम अभी मैं आपको पढ़ाया हूँ, अंग्रेजों ने जो लगाया था 1613 में, डचों ने 1616 में, फ्रांसीसियों ने 1668 में। और अब बात होती सबने लगा लिया तो वहाँ पे टकराव भी होगा। ठीक है, टकराव कब कब होगा? पहला टकराव जो देखा जाता है वो थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवल्ली के स्थान पर हराया था। ठीक है, किसने हराया? अब आपके दिमाग में यहाँ से टकराव चालू हो रहा है कि सब लोगों ने, सब कंपनियां आ ही गई, यूरोपीय देश के भी लोग आ गए, तो अब टकराव की स्थिति होगी। वर्चस्व किसका बना रहेगा? पुर्तगालियों ने बहुत वर्चस्व बनाया। आपने अभी पढ़ा कि अलब्रुक ने क्या किया, 1611 में आपका मलक्का जल संधि पे कब्जा कर लिया, हारमूज जल संधि पे कब्जा कर लिया 1615 में। अब टकराव की स्थिति हो गई कि कब्जा हिंद महासागर पे तो पुर्तगालियों का हो गया, लेकिन अंग्रेज भी मजबूत हो रहे थे। अंग्रेज में पुर्तगालियों ने जो आपको बताया सवल्ली पे जब हरा दिया, उसके बाद की टकराहट और भी उत्पन्न हो गई। अब पुर्तगालियों को भी वर्चस्व बनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा और अंग्रेजों को भी करना पड़ेगा। इसके लिए अभी आप आगे पढ़ेंगे। 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन। अब यहाँ एक आप देख रहे हैं कि शादी मतलब सामाजिक बंधन से भी राजनीति चलती है। जैसा कि आप प्राचीन काल में पढ़े होंगे, मौर्य काल हो या गुप्त काल हो, उसमें भी शादी बंधन, या मुगल काल हो, उसमें एक दूसरे राजा थे अपनी पारस्परिक शादी विवाह का संपन्न कराते थे। इससे रिश्ते मजबूत हो जाते, टकराहट की स्थिति थोड़ा बहुत कम हो जाती थी। तो यहाँ इंग्लैंड के सम्राट 1661 में चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को मुंबई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था। सोचिए, गिफ्ट मिला था, क्या मिला था? मुंबई। उस समय क्या कहा जाता, बंबई कहा जाता था, और वर्तमान में क्या है? मुंबई। ठीक है, और 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। अब यहाँ भी कंट्रोल किसको मिल गया? मुंबई में पूरा कंट्रोल किसको मिल गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। बंबई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चार्ल्स ने 1688 ईस्वी में मुंबई और समुद्री तट के मुगल बंदरगाहों को घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। मतलब हज यात्री जो जाने वाले थे, मुंबई बंदरगाह था बहुत महत्वपूर्ण, तो वहाँ से अरब हज पे जाते थे, जो मुस्लिम जाते थे, उसको बंदी बना लिया। किसने? अंग्रेज जो था, वो अंग्रेज गवर्नर कौन था? जॉन चाइल्ड ने। कब बनाया? 1668 में। अब उस 1668 में जो शासन था वो किसका था? मुगल सम्राट किसका शासन था? औरंगजेब का था। ठीक है, अब औरंगजेब अपने धर्म के प्रति बहुत कट्टर आदमी था। आप इतिहास में कभी भी उठा के देखिएगा कि अंग्रेज, अगर मुगल कालों में सबसे कट्टरता जिसने दिखाई जो भारतीय पृष्ठभूमि में, वो अंग्रेज औरंगजेब ही था। तो उसको जब पता चला तो उसने क्या किया? उस अंग्रेज को भारत से निष्कासित कर दिया, वापस भेज दिया कि आप यहाँ से चले जाओ। ठीक है, अब इसमें एक आता है कर्नाटक का युद्ध 1746-48, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध जो 1740 में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। ठीक है, फिर हम लोग जितने गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दल अंग्रेज और फ्रांसीसी में 1747 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 की भारतीय सेना को फ्रांसीसी पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। ये फ्रांसीसियों के कालक्रम की बात हो रही है। फिर कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने आडियार नदी पर स्थित सेठ थामे नामक स्थान पर नवाब की सेना को पराजित किया। और अब ये युद्ध कब बंद होगा? यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब चालू हुआ? इतना तो आपको जानना पड़ेगा
कि कब हुआ, 1746 में क्या हुआ, युद्ध प्रारंभ हुआ था अवग्रह सरकारों के बिना परमिशन के। ठीक है। दूसरा आपको जो अभी आप ऊपर आपने पढ़ा था कि मुंबई किसको मिला था, ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पे मिला था। मुंबई बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह था उस समय। ठीक है। अब है और समाप्त हुआ तो एक संधि हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट संधि है, आप लोग याद रखिएगा, एक्स ला सापेल, एक्स ला सापेल की संधि। ये ऑस्ट्रिया, जो ऑस्ट्रिया का युद्ध हो रहा था उसमें ये संधि के माध्यम से वो युद्ध, ऑस्ट्रिया का युद्ध समाप्त हो गया था और मद्रास जो है पुनः अंग्रेजों को प्राप्त हो गया था। डुप्ले जो था वो बहुत दूरदृष्टि का व्यक्ति था, उसने ऐसा हथकंडा अपनाया कि भारतीय जो सम्राट थे वो टूटने के कगार पे आ गए थे। उसने क्या किया, डुप्ले ने क्या किया, उसने ब्रिटिश आदमियों को या ब्रिटिश व्यक्तियों को भारतीय मंत्रिपरिषद में, मंत्रिपरिषद जो वहाँ का राजा होता था उसके पैसे से ही लोगों को भर्ती करना चालू कर दिया। ये बहुत विद्वान आदमी था। इसी ने, अब आप सोचिए कि आप राजा हैं, मुगल राजा हैं, और एक विदेशी व्यक्ति आपके मंत्रिपरिषद या किसी महत्वपूर्ण पद पे आपने उसको मनोनीत किया है या रखा है, और आप सैलरी भी दे रहे हैं, तो आपकी खूबियाँ और कमियां दोनों जानेगा। और यही आने वाले टाइम में मुगल सम्राट हो या अन्य राजाओं के लिए बहुत घातक साबित हो गया, और उनकी कमजोरियों का फायदा उठा के मुगलों को या फिर अन्य राजाओं को अंग्रेजों ने बहुत तहस नहस किया और उनके राज छीन लिया। अभी आप लोग जो आधुनिक भारत में जो आखिरी पड़ाव है उसमें आप लोग देखेंगे कि आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत के बीच का जो स्थिति जो खत्म हो रहे हैं, औरंगजेब हो या उसमें भी अंग्रेजों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदारों में भारतीय वे पर नियुक्त करवाया, तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया। मैंने आपको भी बताया था कि हस्तक्षेप होने लगे, उनकी कमियां और खूबियां जब जो व्यक्ति आपसे जानने लगेगा वो आपको प्रताड़ित या आपको गिराने की कोशिश करेगा या बढ़ाने की कोशिश करेगा। ठीक है। भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी डुप्ले को ही माना जाता है। फिर है लुई 14वां के मंत्री कलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में, लुई 16वां के मंत्री कलबर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई है, फ्रेंच, अब यहाँ फ्रांसीसी आ रहे हैं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई, 1664 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना कब होती है, 1664 में, और इसको क्या कहा जाता है, कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलिस कहा जाता है। ठीक है। फिर है फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज द्वारा हुआ और राज ही इसका सारा खर्चा दिया था, मतलब इसमें कोई भी व्यापारी नहीं था, सरकार ही रिस्पॉन्स थी, या स्पॉन्सर कौन थी, वो सरकार ही थी। सरकार ने ही फंडिंग दिया, सरकार ने ही सब कुछ दिया और सरकार ने ही भेजा। ठीक है। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी केरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ। तो भारत में फ्रांसीसी कब आए, भारत में फ्रांसीसी जो आए 1667 में आए। ठीक है। और जिसने 1668 में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। ये भी कहाँ अपना स्थापना फैक्ट्री कहाँ लगा रहे हैं, सूरत में ही लगा रहे हैं। कब लगा रहे हैं, 1668 में लगा रहे हैं। अंग्रेजों ने कब लगाया, 1613 में लगाया। ठीक है। ये भी याद रखिएगा, इसी के साथ साथ आप याद भी करते रहिए। ठीक है। अब है मोरकारा और गोलकुंडा के सुल्तानों से एक अधिकार प्राप्त होने पर 1659 में मुसलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी लगाई गई। अब दूसरी कहाँ लगाई गई, मुसलीपट्टनम में। मुसलीपट्टनम में लगाई गई। कब लगाई गई, 1669 में। पहली कहाँ लगाई गई, सूरत में, दूसरी मुसलीपट्टनम में। ये दो चीज़ आप फ्रांसीसियों के बारे में, फ्रांसीसी के बारे में दो चीज़ आपको ध्यान रखना। कब आई, कब बनी, 1664 में। अब बताइए अंग्रेज कब आए थे, 1600 में कंपनी बनी, 1600 के आसपास ये लोग भारत में आ गए। अब यहाँ फ्रांसीसी कब आ रहे हैं, 64। जब 64 में आ रहे हैं तो बहुत लेट हो गया था, इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा संघर्ष भी करना पड़ेगा। और इन्होंने भारत में कब आए, 67 में आए। कंपनी 64 में बनी, आए 67 में।
ईस्ट इंडिया कंपनी में 1600 में परमिशन मिला इनको, अब आए भी कब 1600 में आए। इसके बाद इनकी पहली फैक्ट्री सूरत में लगी कब 1668 में, और अंग्रेजों की 13 में लगी, दूसरी 1669 में लगी। ठीक है, अब डचों ने अपनी डच भी यहाँ पे जो डच थे, डचों ने भी अपना एक फैक्ट्री यहाँ पे लगाया। वो कब लगाया था, मछलीपट्टनम में की थी, कब 1627 में। ठीक है, 1627 में नहीं की थी, डचों ने भी अपनी एक फैक्ट्री मछलीपट्टनम में लगाई थी। डचों ने जो लगाई थी वो लगाई थी 1627 में। कहाँ 1627 में कहाँ लगाई थी, बंगाल में लगाई थी, बंगाल में लगाई थी। अब बंगाल में कहा, पिपली एक जगह है, डचों ने यहाँ पे लगाई थी। ये इंपॉर्टेंट एक फैक्ट्री है, जो जितनी फैक्ट्री लगाई उसमें से बंगाल में लगाई हुई जो फैक्ट्री है पिपली, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब है, इनमें से कुछ दिन बाद डच पिपली से बालसोरा चले आए, परंतु बंगाल में डचों का जो व्यापार सही ढंग से 1653 में शुरू हुआ। 1653 में ही डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 में शुरू हुआ, जब उन्होंने चिनसूरा में अपनी कंपनी स्थापित की। और चिनसूरा के डच किले को गुस्ताउस फोर्ट के नाम से जानते हैं। यूरोपवासियों का सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था, अंग्रेजों का भी बिहार से प्राप्त होता था। क्या अफीम के लिए जो सबसे उस समय सबसे सटीक जो राज्य था या सुलभ जो राज्य था वो बिहार था। ये भी कभी कभी क्वेश्चन आपसे टकराएगा। फिलहाल हमने आपको जो जितने क्वेश्चन चाहे अंग्रेजों के बारे में बताया हो या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रेंच कंपनी के बारे में, आपको जो क्रम है एक बार फिर से हम रिवीजन कर रहे हैं। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी, और आपके बाद फ्रांसीसी के बाद जो पुर्तगाली पहला यात्री था वास्को डी गामा था। दूसरा जो हम लोग देखते हैं अल्मीड़ा का काल जो महत्वपूर्ण था, ब्लू वाटर पॉलिसी 1505 में आई, ये भी आप याद रखिएगा। और आपका जो है चोल का युद्ध, अल्मीड़ा ने अपने आप को साबित किया, या हिंद महासागर में पुर्तगालियों का जो शासन स्थापित होने वाला था या पावर जो दिखाना था, वो चोल के युद्ध हुआ 1508 में। मिस्र और तुर्की अरबी की सेना थी, उनको पहली बार तो अल्मीड़ा हारा, दूसरी बार जीता। फिर आपका आता है अलब्रुक के जो महत्वपूर्ण हैं, गवर्नर बन के 1509 में आया, उससे पहले वो आ चुका था 1502 या 3 के पास। 1510 में गोवा जीता, 1511 में मलक्का जल संधि, और 1515 में हारमूज जल संधि पे कब्जा किया। फिर आपका भारत वास्को डी गामा खोजा, ऑस्ट्रेलिया में कैप्टन कुक, अमेरिका और कोलंबस ने। ठीक है, प्रथम दुर्ग पुर्तगाली या यूरोपीय कौन था, अलब्रुक था, कोचीन में था, ये भी आप लर्न करिएगा। फिर है दुर्ग में अल्मीड़ा भी 1505 में स्थापित किया था, कौन कौन था, अजीदियो और कन्नौर। फिर 1498 में पहले पुर्तगाली 1961 में गए। ठीक है, वाइसराय बन के आया था। जोसो फेराइज बोस्सा, ये क्या था, ये आपके लिए मैंने पढ़ा है, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि ये कौन था। पुर्तगाली फैक्ट्री 1503 में कोचीन और 1505 कोचीन में। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब इसका जो पढ़ाने के बाद यहीं नहीं रुकना है हमको, इसके बाद कम से कम मैं 30 क्वेश्चन इससे आपसे ही पूछूंगा अगली क्लास में। इसी के साथ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।